आपकी सरकार बुलडोज करती है, आपकी सरकार में मुसलमानों के हक छीने जाते हैं और कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि आप वक्फ बिल लेकर आने वाले हैं। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया और वो बिल पारित कर अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मेल नहीं खाते। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं हो सकता। और हुआ है। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद गार्डन, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम सांस ली, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब कोई मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन वक्फ है। ईडन गार्डन्स भी। अब भाई ये कैसे चलेगा? हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे, फिर भी सीखते नहीं है। हम क्या कर सकते बताइए? लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओवैसी जैसे, तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा होगा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है। कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है। शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। तो आपने कहा कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो तमिलनाडु में एक मंदिर का लैंड जो है 1500 साल पुराना मंदिर, उसको जो वक्फ बताया गया है, उस मंदिर का क्या? ऐसा है, मैंने जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगी ये कहा है, इन नई वक्फ की प्रॉपर्टियों को और पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट को कहा है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, हम कैसे छीनेंगे? सरकार नहीं कर सकती है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। किसी का भी फैसला डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून की अदालत में न जाए, इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए। तो अगले हफ्ते में, और वो कानून को भी चैलेंज कर सकते हैं। जो कानून बनता है उसको भी तो कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ढेर सारे 370 को भी चैलेंज किया था, सीए को भी किया है। चैलेंज हो ही सकते हैं कानून। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर में नहीं है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेंगी। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है,
दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज नाविका जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है। हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। इमरजेंसी कहाँ है? आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपीजमेंट करते हैं। सौगातें मोदी जो ईद पर भेजी जा रही है वो अपीजमेंट नहीं है। नहीं, इसमें क्या अपीसमेंट है? आपने होली भेजी नहीं, बैसाखी भेजेंगे। कई कार्यकर्ताओं ने भेजा है। आपको इंटरेस्ट सौगाते मोदी में है, आपको मतलब मीडिया को। नहीं, होली की भेजी थी। हमारा तो 15 अगस्त का भी कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का होता है, जन्माष्टमी का होता है, रामनवमी देखना कैसे मनाते हैं हम। इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर आपको सिर्फ यही दिख रहा है। आजकल सवाल इस पर उठ रहे हैं कि पॉलिटिक्स में चुनाव आ रहे हैं, तो बिहार का चुनाव आ रहा है, वहां नीतीश जी असेंबली में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी नेशनल एंथम चल रहा है, चल पड़ रहे हैं, तो क्या चुनाव की ये जो गठबंधन है ये दुरुस्त है, फर्म है? गठबंधन दुरुस्त है। हमारे सभी के सभी जिलों में एनडीए के सभी घटक दलों के जिला स्तर के संयुक्त सम्मेलन भी हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। हमने बिहार के विकास के लिए मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने ढेर सारे काम भी किए हैं। मैं बिहार लगातार जाता हूं, अभी 29 को भी जाने वाला हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि गत समय से भी ज्यादा बहुमत के साथ वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तमिलनाडु के साथ भी एआईएडीएमके की आपकी जो अलायंस की कवायद है शुरू है, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर, अब तमिलनाडु की भी तैयारी है? देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, एआईएडीएमके के मित्र और हमारी पार्टी के लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही घोषित होगा देश के सामने आ जाएगा। परंतु वहां डीएमके सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है और जिस तरह से अव्यवस्था फैली है, इंडस्ट्री वहां से भाग रही, यूथ वहां से भाग रहा है, हायर पे स्केल देकर भी कोई तमिलनाडु में नौकरी करना नहीं चाहता। लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओवैसी जैसे तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा होगा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है। कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है। शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। तो आपने कहा कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो तमिलनाडु में एक मंदिर का लैंड जो है 1500 साल पुराना मंदिर, उसको जो वक्फ बताया गया है, उस मंदिर का क्या? ऐसा है, मैंने जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगी ये कहा है, इन नई वक्फ की प्रॉपर्टियों को और पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट को कहा है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, हम कैसे छीनेंगे? सरकार नहीं कर सकती है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। किसी का भी फैसला डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून की अदालत में न जाए, इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए। तो अगले हफ्ते में, और वो कानून को भी चैलेंज कर सकते हैं। जो कानून बनता है उसको भी तो कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ढेर सारे 370 को भी चैलेंज किया था, सीए को भी किया है। चैलेंज हो ही सकते हैं कानून। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर में नहीं है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेंगी। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है
कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। पीछे आगे क्या होता है, हमारा कमिटमेंट है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आएगा। आपके अलायंस पार्टनर्स, क्योंकि अब तो कोalition की वो हम पर छोड़ दो ना थोड़ा बहुत तो फिर टाइमलाइन बता दीजिए, यूसीसी कब तक? 11 साल हो गए। देखिए नाविका जी, यूसीसी बहुत बड़ा एक सामाजिक और एक प्रकार से करोड़ों लोगों की जीवन को छूने वाला कानून है। हमने उत्तराखंड में एक निवर्तमान सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने एक रिपोर्ट दी, जिसको उत्तराखंड सरकार ने एडॉप्ट कर लिया। अब इसकी रिलीजियस स्क्रूटनी होगी, लीगल स्क्रूटनी होगी, और इसके बाद एक सुझाव भी आएंगे। इस सारों को समाहित कर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी रूल्ड सब स्टेट के अंदर यूसीसी आएगा। गुजरात ने भी अब कमेटी बना दी है, और भी स्टेट इसका स्टडी कर रहे हैं। तो कोई टाइम टेबल नहीं है, जैसे जैसे स्टेट स्टडी पूरा करता जाएंगे आगे बढ़ता जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हम यूसीसी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लेकर आएंगे। और मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी के इस कालखंड में मैं कार्यकर्ता हूं, नेता हूं, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का सवाल है कि दीनदयाल जी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अडवाणी तक जितने भी वादे थे वो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर एक कालखंड में पूरे कर दिए। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स है, इस पर आपने और आपकी पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया है। संविधान में अगर ये अलाउड नहीं है तो आप अब तक कोर्ट क्यों नहीं गए? देखिए, कोर्ट में जाने के अलावे भी कई रास्ते हैं, और जब पॉलिटिकल पार्टियां कोर्ट जाती है, इससे ज्यादा अच्छी बात है कि जिनका अधिकार मारा जाता है वो कोर्ट में जाए। इससे एससी, एसटी, ओबीसी, जब मुस्लिम आरक्षण आप शिक्षा में लेकर आते हो, नौकरियों में लेकर आते हो, तो एसटी, एससी, ओबीसी सबका अधिकार मरता है। और जब 4% आरक्षण कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आता हूं तो पूरे राज्य का अधिकार का हानि होता है, क्योंकि फिर बड़े रेट से भी जो टेंडर डालेगा उसको ठेका देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो भरने वाला मुसलमान है। मैं तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है कि कॉन्ट्रैक्टरों में 4% मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी और कीमत के आधार पर देना चाहिए या धर्म के आधार पर देना चाहिए, ये देश की जनता को तय करना है। और हमारा संविधान किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण को सहमति नहीं देता है। ये जब भी देश की अदालतों में आएगा अपने आप स्ट्रक डाउन हो जाएगा। उनको भी मालूम है स्ट्रक डाउन हो जाएगा, मगर एक लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए किया है।